OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment, we were talking about the chapter strategies for enhancement in food production, right? आज जो हम लोग उसका सब टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, वो एक्चुअली हम सभी से रिलेटेड है. इट्स जस्ट दैट हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ये चीज़ें भी हम लोगों की लाइफ से रिलेटेड है. सी, इंडिया इज अ कंट्री, इट इज अ डाइवर्स कंट्री. यहाँ पर डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, डाइवर्स रिलीजन्स हैं, देयर आर डाइवर्स पीपल लिविंग हियर. वैसे ही यहाँ पे ऑक्यूपेशंस भी डाइवर्स हैं, बट देयर इज जस्ट वन डोमिनेंट ऑक्यूपेशन विच यू कैन से कि ये इंडिया की पहचान है. व्हाट इज दैट ऑक्यूपेशन? कैन यू गेस? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट. इट इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मिंग, राइट. अब तुम लोग जानते हो कि इंडिया में फार्मर्स का जो ऑक्यूपेशन है वो सबसे डोमिनेंट है. क्यों डोमिनेंट है? बेसिकली ये फार्मिंग जो होता है वो होता है फूड प्रोडक्शन के लिए, राइट. इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन को फूड या खाना प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर का काम होता है, राइट. एंड यू ऑलरेडी नो दैट इंडिया में जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, राइट. उसके लिए हम लोगों को चाहिए ज़्यादा खाना, ज़्यादा क्रॉप्स, ज़्यादा प्लांट्स उगाने हैं, राइट. तो अब फार्मर्स क्या कर सकते हैं इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए? भाई ये कर सकते हैं कि अपना जो लैंड एरिया है वो बढ़ा लें, राइट. उससे थोड़े बहुत क्रॉप्स इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी. दूसरा ये कर सकते हैं कि क्रॉप प्रैक्टिसेस को थोड़ा बढ़ा लें, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को थोड़ा बढ़ा लें. लेकिन फिर भी जिस हिसाब से ग्रोइंग पॉपुलेशन है उस हिसाब से उन सारे लोगों को फीड करना बहुत डिफिकल्ट होगा. क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि बहुत बार बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल में नहीं होती हैं. तो ऐसे में क्या किया जाए? प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जाए ऑफ द फूड दैट इज कमिंग थ्रू एग्रीकल्चर और फार्मिंग? वेल, द आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. वी कैन डू दिस थ्रू प्लांट ब्रीडिंग. अब ये जो प्रोसेस है प्लांट ब्रीडिंग का, वो क्या है, कैसे ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंक्रीज कर सकता है, उस पर बात करते हैं. बिफोर वी गो ऑन, हम लोगों को ज़रूरी है इस टर्म को समझना. देखो, प्लांट तुम लोग आसानी से समझते हो, इट रेफर्स टू द क्रॉप्स दैट द फार्मर्स आर ग्रोइंग. ब्रीडिंग का क्या मतलब है? देखो, जब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करते हैं ना, तो हम लोग करते हैं पर्पसफुल मैनिपुलेशन. अब ये दो वर्ड्स थोड़े ट्रिकी हैं, समझो इनको. पर्पसफुल का मतलब होता है प्लान्ड, कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड, मतलब हम लोग जो चाहते हैं वो करेंगे, राइट. मैनिपुलेशन की बात जब करें तो हम लोग उसको कह सकते हैं स्किलफुली हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं या ट्रेट्स को चेंज करते हैं. प्लांट की बात हो रही है. प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लान करके, कंट्रोल करके चेंज करना, ठीक है. अब ये जो चेंज होगा तो ऑब्वियसली प्लांट स्पीशीज का होगा, एंड इससे रिजल्ट क्या होगा? नई स्पीशीज बनेगी, नए प्लांट्स बनेंगे. वो प्लांट्स, जो नए प्लांट्स ये जो बनेंगे, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? वो या तो यील्ड इंक्रीज कर रहे होंगे, मतलब जो अमाउंट होता है उसको इंक्रीज कर रहे होंगे, राइट. या तो वो डिजीज रेजिस्टेंट होंगे या पैथोजन रेजिस्टेंट होंगे, या फिर और बहुत सारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा हो सकता है, वो क्लाइमेट में अच्छी तरह से स्टेबलाइज हो सकते हैं, क्लाइमेट में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू नए प्लांट्स बनाएंगे. ये जो प्लांट्स होंगे वो बेटर अडेप्टेड होंगे टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट. एंड दैट इज व्हाई वी आर क्रिएटिंग दीज न्यू प्लांट्स. देखो, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है इन न्यू प्लांट्स को क्रिएट करने के लिए, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत क्यों है? देखो, हम लोग प्रोड्यूस इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोग इन प्लांट्स को बचा रहे हैं, इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं टू डिजीजेस, टू पैथोजेंस, तो हम लोगों का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है. इसलिए हम लोग ये प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक. अब देखो, प्लांट ब्रीडिंग एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अभी आया है, मॉडर्न है. नो, इट हैज़ बीन कैरिड आउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो अर्ली मैन ने क्या किया था? ही हैड स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट क्रॉप्स, राइट. और फिर उनको यूज़ करने लगा था अपने फूड के लिए. तो वहीं से प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट हुई है. बहुत सारे क्रॉप्स जो आज हम लोग एज फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, वो वहीं से आए हैं, उन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं, उन्हीं के रिलेटिव्स हैं जो आज भी हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं. तो ये जो प्लांट ब्रीडिंग है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. इट हैज़ बीन कैरिड आउट फ्रॉम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है. अच्छा, अब इनमें एडवांसमेंट कैसे हुआ? देखो, 3 फील्ड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. एक तो फील्ड है जेनेटिक्स की.
जेनेटिक्स में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द जीन्स। तो जब जीन्स का पता चल जाता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कौन सा कैरेक्टर किस जीन से रिलेटेड है, किस जीन से लिंक्ड है। तो हम लोग उन कैरेक्टर्स को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं कि भाई हमको ये कैरेक्टर अपने नए प्लांट में चाहिए। तो थ्रू द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में भी एडवांसमेंट हुआ है। देन द अदर फील्ड इज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ये जो जीन्स है ना उनको आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो भाई आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है, जीन को अलग किया एक प्लांट से और इंट्रोड्यूस कर दिया दूसरे प्लांट में, ये भी अब पॉसिबल है। सो अगेन दिस हैज लेड टू एडवांसमेंट इन प्लांट ब्रीडिंग। और तीसरी जो फील्ड है दैट इज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में बेसिकली ये जो नया प्लांट हम लोग बना रहे हैं ना, अगर हम लोग एक प्लांट भी उसका बना लेना, टिश्यू कल्चर की टेक्निक के थ्रू हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेवरल टाइम्स, ठीक है, उसके नए प्लांट्स बना सकते हैं थ्रू दैट वन प्लांट। तो अगेन दिस ऑल्सो हैज हेल्प टू इंक्रीज या एडवांस प्लांट ब्रीडिंग एज अ होल, ठीक है। नाउ वी हैड टॉक्ड अबाउट हाउ प्लांट ब्रीडिंग इज नॉट अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग एकदम सक्सेसफुल कब हुआ? इट वॉज थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एक ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया? नॉर्मन बोरलॉग नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया। देखो ये एग्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, ये बहुत इंथुजियास्टिक था अबाउट एग्रीकल्चरल डिमांड एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो इन्होंने क्या देखा, ही वाज अ साइंटिस्ट इन मेक्सिको। इन्होंने अपनी एग्रीकल्चरल लैब में ये स्टडी किया कि जो वीट की वैरायटीज थी वो काफ़ी लंबी थी एंड उनका प्रोड्यूस बहुत कम आ रहा था, राइट। वहीं पे इन्होंने दूसरी वैरायटीज देखी जो ड्वार्फ थी, छोटी थी लेकिन प्रोड्यूस ज़्यादा अच्छा था। तो इन्होंने स्टार्ट किया ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्होंने स्टार्ट किया यही ड्वार्फ वैरायटीज, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू ग्रो करने का, और उसमें सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल डाला। मतलब उसको सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, जो भी उसका रिक्वायरमेंट था वो दिया। एंड एज अ रिजल्ट देयर वाज अ सडन इंक्रीज, बहुत इंक्रीज हुआ वीट के प्रोडक्शन में, राइट। द वीट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड सेवरल मिलियन टाइम्स इन फैक्ट, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज वेरी सक्सेसफुल इन मेक्सिको। इसी के दौरान इंडिया में भी इसका चलन आया, राइट। और इंडिया में देयर वाज अ साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ MS स्वामीनाथन। उनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में इन्होंने बोला हमारे स्टेपल क्रॉप्स क्या क्या हैं, वीट है और राइस है, यही टेक्निक हम लोग यहाँ यूज करके इनके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, राइट। सो ही अगेन यूज दिस पर्टिकुलर टेक्निक एंड स्टार्टेड ग्रोइंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट एंड राइस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आप बोल सकते हो कि ये बिगिनिंग थी सक्सेस की ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा देखो, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कोई भी चीज अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं भाई, राइट। तो अब प्लांट ब्रीडिंग के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको देख लो। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड क्या होता है? देखो क्रॉप जब उगता है, हार्वेस्ट होता है, तो कुछ अमाउंट उसका निकलता है ना, जो आगे कमर्शियलाइज हो सकता है, बेचा जा सकता है, उसी को कहते हैं क्रॉप यील्ड। कितना अमाउंट निकला है क्रॉप का, ठीक है, यूजफुल क्रॉप कितना आया है, उसको बोलते हैं यील्ड। देखो अब क्रॉप की यील्ड किसी भी तरीके से अगर कम होती है तो उसका जो प्रोड्यूस होता है वो ऑटोमेटिकली कम होता है, वो कम लोगों के हंगर को ट्रीट कर सकता है, राइट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग का कि कोई भी प्लांट ऐसा बनाए, नया प्लांट ऐसा बनाए जिसका यील्ड अच्छा हो, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं अर्ली और सिंक्रोनस मैच्योरिटी। देखो अर्ली मैच्योरिटी का क्या मतलब है? कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं मैच्योर होने में, हार्वेस्ट होने में बहुत टाइम लेते हैं। उनके लिए अगर हम लोग ऐसे प्लांट्स के साथ ब्रीडिंग करवाएं, उनकी नए प्लांट्स बनाएं जो कि कुछ ही टाइम में मैच्योर हो जाएं, कुछ ही टाइम में उनको हार्वेस्ट किया जाए, तो ऑब्वियसली अच्छी बात होगी, राइट। इट विल बी एबल टू फीड मोर पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्टिव हो गया। सिंक्रोनस मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है? सिंक्रोनस का मतलब होता है एक साथ, सिंक में, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक कुछ प्लांट्स के लिए। देखो जैसे पी प्लांट है, मूंग प्लांट है, इनके लिए ना अलग अलग पिकिंग्स चाहिए होती हैं, बार बार लेबर का वेस्टेज होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करके ऐसे क्रॉप्स बना लें जो सिंक में एक साथ सारे मैच्योर हो जाएंगे, एक साथ हार्वेस्ट कर सकते हैं, एक ही पिकिंग में सारा काम हो गया, राइट। सो दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट वी कम टू रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस। अब देखो पैथोजेंस क्या होते हैं? ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
अब ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, जैसे जर्म्स एंड बैक्टीरिया हम लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, वैसे ही प्लांट्स को भी पैथोजेंस इन्फेक्ट करते हैं, सच एज वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया, ऑल दीज विल ऑल्सो इन्फेक्ट द क्रॉप्स, राइट। सो अब क्या होगा, क्रॉप्स के लॉसेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, कभी कभी तो इनफैक्ट फुल क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो अगर नए जो क्रॉप्स बन रहे हैं उनमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उनमें एबिलिटी है कि डिजीज ना कॉज कर पाए पैथोजन, तो अगेन दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट इज इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। अब एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस का क्या मतलब है, देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग एनवायरमेंट होती है, कहीं पे एक्सट्रीम्स भी होते हैं, बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा ही रेन हो रही है, या फिर फॉर एग्जांपल एक जगह है जहाँ पे बहुत ठंड है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत लिमिटेड क्रॉप्स होंगे जो वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, वहाँ के लोगों को फीड कर पाएंगे। तो हम लोग क्यों ना ऐसी नई स्पीशीज क्रिएट करें, नए क्रॉप्स क्रिएट करें थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो इन सब एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स पे, जो आसानी से इन एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में ग्रो कर सकें। ये भी ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट कंटेंट। देखो क्रॉप्स हम लोग क्यों खाते हैं, हम लोगों को चाहिए न्यूट्रिशन, हम लोग उनको यूटिलाइज करते हैं, उनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स, इन सबको यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, इजंट इट। सो अगर उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करेगी, वो हम लोगों को ज्यादा हेल्प कर पाएगा, इजंट इट। नेक्स्ट इज इंक्रीज टॉलरेंस टू पेस्ट। अब जैसे रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस की बात की थी, पैथोजेंस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं, अब देखो इंसेक्ट को भी चाहिए फूड, राइट। तो ये क्या करेंगे, ये भी क्रॉप्स को अटैक कर लेंगे, उनको खा जाएंगे, उनके स्टेम के अंदर बोर कर लेंगे और अंदर का सारा मटेरियल खा जाएंगे, अगेन इट विल लीड टू क्रॉप लॉसेस, राइट। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट की ब्रीडिंग करके एक नया क्रॉप बना सकते हैं विच विल बी रेजिस्टेंट टू दीज इंसेक्ट पेस्ट्स ऑल्सो। सो दोज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब आ जाते हैं कि हम लोगों को स्टेप्स क्या लेने पड़ते हैं, क्या प्रोटोकॉल क्या होता है जो हम लोगों को फॉलो करना है फॉर प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले हम लोगों को कलेक्ट करनी होगी वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, वेरिएबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है वैरायटी कलेक्ट करनी है। देखो हर चीज में डिफरेंस है, एक क्रॉप भी अगर तुम लोगे ना उसके अलग अलग रिलेटिव्स होते हैं, अलग अलग वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं, अलग अलग टैक्सॉन्स होते हैं, राइट। और सब में अलग अलग तुमको वैरायटी, अलग अलग ट्रेट्स, अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे, राइट। सो दैट इज वेरिएबिलिटी। वैरायटी कितनी हो सकती है एक क्रॉप की, और जो वेरिएबिलिटी होती है ना वो सबसे ज्यादा तो वाइल्ड रिलेटिव्स में ही मिल सकती है। अब वाइल्ड रिलेटिव्स क्या है, देखो ये एंसेस्ट्रल रिलेटिव्स है, कोई भी क्रॉप जो है ना वो डिराइव होता है उसके वाइल्ड रिलेटिव से। तो वाइल्ड रिलेटिव्स की ही बात करें जिनसे ये क्रॉप डेवलप हुआ है, उसमें ही अच्छी खासी वैरायटी तुमको मिल सकती है। तो हम लोग सबसे पहले ये वैरायटी कलेक्ट कर लेंगे, और ये जो हम लोगों ने पूरी वैरायटी कलेक्ट की है ना उसमें होंगे अलील्स। अलील्स यानी कि 2 डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ अ सेम जीन, ठीक है। तो वो सब हम लोग जब कलेक्ट कर लेंगे तो वो इंटायर कलेक्शन ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन, दे आर नोन एज द जर्म प्लाज्म। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, जर्म प्लाज्म, इसको याद रखना। ये पूरा कलेक्शन है जो हम लोगों ने जीन्स और उनके स्पेसिफिक अलील्स को कलेक्ट किया है इन डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक। अब सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो कैरेक्टर तुमको ऑफस्प्रिंग में चाहिए वो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी पेरेंट में होना चाहिए, तभी तो ऑफस्प्रिंग में जाएगा, राइट। सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको चाहिए कि भाई एक क्रॉप हो जिसकी यील्ड भी ज़्यादा हो और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। अब तुम पेरेंट्स ऐसे ढूंढोगे जिसमें किसी में डिजीज रेजिस्टेंस हो, किसी में हाई यील्ड हो। अब हमने भाई 2 क्रॉप्स ढूंढे, एक में हाई यील्ड है लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। दूसरे में डिजीज रेजिस्टेंस है लेकिन वो हाई यील्डिंग क्रॉप नहीं है। हम लोगों ने सोचा चलो इनको कंबाइन कर देते हैं सो दैट इनका जो नया प्लांट बनेगा उसमें मे बी ये दोनों कैरेक्टर्स आ जाएं, दोनों अच्छे कैरेक्टर्स आ जाएं, इजंट इट। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द पेरेंट्स। तुम सारे ही पेरेंट्स या सारे ही क्रॉप्स को इवैल्यूएट करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट कि तुम्हें कौन सा कैरेक्टर प्रोजेनी में चाहिए। फिर क्या करेंगे, अब हम लोगों ने पेरेंट सेलेक्ट कर लिया। हम लोगों ने एक पेरेंट सेलेक्ट किया है जिसका यील्ड अच्छा है, एक पेरेंट सेलेक्ट किया है जो डिजीज रेजिस्टेंट है। अब इनके बीच में करना है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है इंटरब्रीडिंग, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग ब्रीड कराएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे सो दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी जिसमें अगर इफ इट इज फेवरेबल
तो ये दोनों ही अच्छे कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अब देखो यहाँ तक बहुत आसान लग रहा है कि भाई 2 पेरेंट्स सेलेक्ट किए ट्रेड्स के हिसाब से एंड उनमें क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी, लेकिन एक्चुअली दिस इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। देखो अब तुम खुद ही सोचो कि एक प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें यील्ड तो अच्छा है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, दूसरे की बात कर रहे हैं जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस है, यील्ड अच्छा नहीं है। तो काफी बार तो ऐसा भी हो सकता है ना, बाय चांस गंदे कैरेक्टर्स आ गए प्रोजेनी में, इजंट इट? देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने कौन से प्लांट को एज मेल सेलेक्ट किया है, कौन से को फीमेल सेलेक्ट किया है, राइट? ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल चुटकियों में नहीं होगा, इट विल बी अ टीडियस टाइम टेकिंग प्रोसेस जिसमें बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी हो सकते हैं। हाउएवर व्हेन सक्सेसफुल, जब हम लोगों को ऐसी प्रोजेनी मिल गई जिसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गुड कैरेक्टर्स हैज बीन सक्सेसफुल, तब क्या होगा? तब हम लोग करेंगे टेस्टिंग। अच्छा देखो, ये जो प्रोजेनी होनी चाहिए ये सुपीरियर होनी चाहिए। सुपीरियर इन व्हाट सेंस? जो इसके पेरेंट्स थे उनमें जो कैरेक्टर्स थे उनसे सुपीरियर कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी तो कोई फायदा है। अदरवाइज इनके पेरेंट्स में ही क्या खराबी थी, उन्हीं को ग्रो कर लेते, राइट? अभी हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं वो सुपीरियर होना चाहिए देन व्हाट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है? तो हम लोग टेस्टिंग करेंगे इन सारे प्रोजेनीज की कि किसमें कैरेक्टर्स जो है वो सुपीरियर हैं देन देयर पेरेंट्स, ठीक है? दिस स्टेप विल यील्ड प्लांट्स व्हिच आर सुपीरियर टू बोथ पेरेंट्स एंड फिर क्या किया जाएगा? अब देखो हम लोगों को प्लांट तो मिल गए, राइट? लेकिन इनके कैरेक्टर्स को हम लोग कंजर्व कैसे करें, मतलब हम लोग कैसे इन कैरेक्टर्स को अपने प्लांट्स में मौजूद रखें हमेशा के लिए? हम लोग इनको पॉलिनेट करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते जाएंगे। एज अ रिजल्ट ये जो कैरेक्टर्स है ना, इनमें होमोजाइगोसिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद ये कैरेक्टर्स कहीं गुम नहीं होंगे। देखो क्या होता है ना, जब 2 चीजें या 2 पेरेंट्स या 2 क्रॉप्स मिलते हैं ना, तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आगे जाके वेरिएशन में आ जाएंगे, वेरिएट हो जाएंगे, उनमें वेरिएबिलिटी आ जाएगी, राइट? लेकिन अब ये जो हमने नया प्लांट बनाया है उसके कैरेक्टर्स में हम लोगों को वेरिएशन नहीं चाहिए, राइट? सो इसलिए हम लोग उनको सेल्फ पॉलिनेट करते रहेंगे, अपने तरीके के प्लांट से पॉलिनेट करेंगे, राइट? ताकि वेरिएशंस ना आए और एक होमोजाइगोसिटी रीच कर जाए, प्योर लाइन हम लोगों को मिल जाए जिसमें वो कैरेक्टर्स अब सेग्रीगेट नहीं होंगे, ठीक है? समझ में आया? ओके, नाउ आफ्टर दिस हैज हैपेंड, तब हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू टेस्ट देन रिलीज एंड कमर्शियलाइज दैट क्रॉप प्लांट। इसमें क्या होगा? देखो अब जो हम लोगों को क्रॉप प्लांट मिला है ना, सबसे पहला उसका स्टेप है उसको लैब में टेस्ट करना। लैब में उसको अलग अलग प्लांटलेट्स को ग्रो करेंगे और देखेंगे कि अगर हम लोग उसको मैक्सिमम क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देते हैं या क्रॉप मैनेजमेंट की मैक्सिमम फैसिलिटीज देते हैं, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स एज इन द फर्टिलाइजर्स विच वी एड, राइट? न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा देंगे, तो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा? जब ये टेस्टिंग हो जाएगी एंड वी आर गोइंग टू गार्नर रिजल्ट्स, उसके बाद हम लोग इनको रिलीज करेंगे इनटू द फार्मर फील्ड्स। फार्मर फील्ड्स में भी रिलीज करने का एक तरीका होता है। देखो इनको 3 सीजन्स के लिए सबसे पहले ग्रो किया जाएगा, ठीक है? 3 सीजन्स में देखा जाएगा कि इनकी प्रोडक्टिविटी कैसी आ रही है, या जो कैरेक्टर्स इनमें आ रहे हैं वो तीनों सीजन्स में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, राइट? और सिर्फ 3 सीजन्स में ही नहीं, बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस पर भी ग्रो किया जाएगा, सो दैट हम लोग देख सकें कि अलग अलग क्लाइमेट में इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज या डिक्रीज या कैसे इफेक्ट हो रही है, ठीक है? सो इन द फार्मर्स फील्ड्स दे आर टेस्टेड इन 3 सीजन्स एंड एट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। एग्रोक्लाइमेटिक एज इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक? अब वंस टेस्टिंग हो गई तो हम लोग इसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कंपेयर करेंगे लोकल क्रॉप से। देखो लोकल क्रॉप्स ऑलरेडी वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, अगर इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी उनसे कम है या उनके बराबर है तो लोकल क्रॉप को क्यों हटाया जाए, वही ग्रो करते रहें, राइट? तो इसकी प्रोडक्टिविटी उस लोकल क्रॉप से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? सो वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द बेस्ट लोकल क्रॉप एंड देन सी कि इसकी प्रोडक्टिविटी में कुछ इंक्रीज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ वंस वी आर श्योर कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो गई है, प्लांट अच्छा है, देन वी कैन कमर्शलाइज इट। कमर्शलाइज एज इन एडवर्टाइज करेंगे एंड इसको बेचेंगे सो दैट इट कैन रीच टू द मासेस। इज दिस क्लियर टू यू? सो दिस इज हाउ
the steps of plant breeding are going to occur. अभी देखो प्लांट ब्रीडिंग की इतनी बात हो गई, अब तुम लोग सोच रहे होगे ये हुआ भी है कि बस ऐसे ही बताया जा रहा है. सी दिस हैज हैपेंड. प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू व्हीट और राइस ये दो क्रॉप्स हैं जिनका हम लोगों के पास एविडेंस भी है. 1960 से 2000 के बीच में 40 साल के अंदर व्हीट की जो प्रोडक्शन थी वो 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गई. समझ रहे हो, 6 गुना से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 7 गुना हो गई, राइट. वहीं राइस की जो प्रोडक्टिविटी थी या प्रोडक्शन था वो 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन हो गया. तो समझ रहे हो ना, पहले ये कितने लोगों को फीड कर पा रहे थे एंड बाद में ये कितने ज्यादा लोगों को फीड कर पा रहे हैं उसके हिसाब से. ऑल दिस बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड प्लांट ब्रीडिंग. अभी देखो ये प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू ये नई नई वैरायटीज निकाली गई थी. तो ये इंडिया की ही इनफैक्ट देन है, वैरायटीज हैं. कल्याण सोना देख सकते हो, इसका रंग देखो सोने जैसा है ना, इसी पे इसका नाम भी रखा गया है. दूसरा है सोनालिका, ये दोनों व्हीट की वैरायटीज है. बाकी जया और रत्ना देख सकते हो, ये राइस की वैरायटीज हैं जो इंडिया में ग्रो करी गई थी. सेमी डुऑफ वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस. नेक्स्ट शुगर केन का एग्जाम्पल लिया है. अब देखो यहाँ पे 2 शुगर केन ऊपर दिख रहे हैं तुम्हें. एक शुगर केन ऑफिशियनारम है, राइट, और दूसरा शुगर केन का नाम है सैकरम बार्बरी. अब ये जो सैकरम बार्बरी है ना, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता था, लेकिन क्या देखा गया, इसकी जो स्टेम्स थी वो काफ़ी पतली थी, शुगर कंटेंट काफ़ी कम था, यील्ड काफ़ी कम थी, राइट. तो नॉर्थ इंडिया वाले थे बड़े परेशान. अब उन्होंने देखा सैकरम ऑफिशियनारम जो साउथ इंडिया में ग्रो कर रहा है, भाई उसमें है बड़ी अच्छी यील्ड, शुगर कंटेंट भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जब उसे नॉर्थ इंडिया में लाया गया, ग्रो करने की कोशिश की गई, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन क्लाइमेटिक जोन्स ये वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया. तो अगेन तिगड़म लगाया गया, प्लांट ब्रीडिंग करा दी गई दोनों के बीच में. जैसे ही क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इनको एक ऐसा हाइब्रिड वैरायटी मिला जिसमें ऑफिशियनारम के बहुत अच्छे कैरेक्टर्स आए, यानी कि उसमें शुगर कंटेंट अच्छा था, उसकी यील्ड अच्छी थी, उसकी स्टेम भी थिक थी, राइट. और दूसरा सैकरम बार्बरी का एक कैरेक्टर आया कि वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर पा रहा था. सो दैट इज हाउ द हाइब्रिड ऑफ सैकरम बार्बरी एंड सैकरम ऑफिशियनारम was able to grow in North India and produce great yields. इसके अलावा शुगर केन के अलावा मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, इसमें भी बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटीज क्रिएट किए गए हैं. एंड दिस इज एविडेंस फॉर यू कि कैसे प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी हैज लेड टू एडवांसमेंट एज वेल एज फूड प्रोडक्शन जो है ना, जो मासेस को फीड करने के लिए, उसमें भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. We are going to meet again in the next segment wherein we are going to continue with this and we are going to discuss the different types or different objectives of plant breeding in detail. For then, thank you.